मेरी पत्नी ने 9 महीने तक मुझे धोखा दिया। मैंने अपनी वाइफ को मुझे धोखा देते हुए पकड़ा और मुझे पता है ये कब शुरू हुआ। मैंने अपनी वाइफ को हमारे बेड पर अफेयर पार्टनर के साथ पकड़ा और मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं 44 और मेरी एक्स वाइफ F39 की शादी को 11 साल हो चुके थे। कोई बच्चे नहीं। हम दोनों काफी चबी कपल थे, जब तक कि 2 साल पहले मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ जिसमें पता चला कि मुझे डायबिटीज, गाउट और हाइपरटेंशन होने का खतरा है। इससे मैं बहुत डर गया और हम दोनों ने धीरे धीरे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू किया। मेरा वजन 117 से 85 किलो हो गया और मेरी वाइफ, चलो उसे प्रिया कहते हैं, का 83 से 65 किलो। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और कहने की जरूरत नहीं कि मुझे वो बीमारियां कभी नहीं हुई। हम लगभग रोज दोपहर में जिम जाते थे जहां अफेयर पार्टनर कोच के रूप में काम करता था। चलो उसे सुरेश कहते हैं। जब मेरी वाइफ शेप में आने लगी तो मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर लड़के उसे देखने लगते थे। मुझे उस पर बहुत गर्व महसूस होता था। वो काफी बस्ती है और उसके पैर बहुत शानदार है। जाहिर है सुरेश भी इसका अपवाद नहीं था। मैंने नोटिस किया कि सुरेश महिलाओं के बट को देखना पसंद करता है। मैंने उसे कई बार ऐसा करते देखा है और उसे अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाना भी पसंद है। जब हम जिम के रेगुलर हो गए तो मैंने देखा कि प्रिया को पुरुषों का ध्यान पसंद आ रहा था। एक बार हम एलिप्टिकल मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके सामने एक केबल मशीन है। सुरेश ने अपनी टी शर्ट उतारी और क्रॉसओवर करने लगा। मैंने प्रिया की तरफ देखा जैसे, क्या तुम इस आदमी पर यकीन कर सकती हो? लेकिन वो उसे घूर रही थी और उसने अपने होंठ गीले किए। मैंने सुरेश को देखा और कसम से वो मुस्कुरा रहा था। मैं अंदर से टूट गया। मतलब मैं भी फिट हो रहा था लेकिन मैं उतना मस्कुलर और फिट नहीं था जितना वो है। जब हम घर वापस जा रहे थे मैंने सुरेश के शो ऑफ करने पर कमेंट किया और प्रिया ने कहा, सच में? मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, तुम उसे देख रही थी? उसने कहा, मुझे याद नहीं। शायद मैं कुछ और सोच रही थी। मैंने बात को टाल दिया और गाड़ी चलाता रहा। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वे जिम में ज्यादा बात करने लगे। कुछ हफ्तों बाद प्रिया स्मिथ मशीन पर स्क्वाट कर रही थी। अचानक सुरेश उसकी मदद करने आया। कितना अच्छा है ना? वो उसकी कमर पकड़ रहा था और मुझे गुस्सा आ गया। उसने पहला सेट खत्म किया और मैं वहां गया और मैंने उससे थोड़ा रूखे तरीके से कहा, अब मैं संभाल लूंगा। सुरेश बस मुस्कुराया और बोला, नो प्रॉब्लम बडी। वो सबको बडी कहता है और चला गया। प्रिया मुझे बहुत अच्छे से जानती है और जब उसने मेरी आवाज में गुस्सा सुना उसने कहा, ओ माय गॉड राहुल। मैंने कहा, इस बारे में घर पर बात करेंगे। घर पर बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। उसने मुझे इमेच्योर और जल्मखोर कहा। मैंने कहा कि मैंने नोटिस किया कि वो उसकी पैंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसे पता है लेकिन वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। मैंने कहा तो फिर उसने उसे छूने क्यों दिया और उसने कहा कि वो रूड नहीं बनना चाहती थी। लगभग 1 घंटे की बहस के बाद हमने जिम बदलने का फैसला किया। तो हम दूसरे जिम जाने लगे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन प्रिया अगले महीनों में मुझसे नाराज रही। उसका कहना था कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तीसरे महीने जब हमने जिम बदला, मेरे जॉब में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खुल गया। लेकिन दोपहर में हमने इस पर बात की और मैंने उसे ले लिया और हमें जिम अलग अलग समय पर जाना पड़ा। मैं सुबह जाता था और प्रिया दोपहर में। यहीं से सब खराब होने लगा। प्रिया की नाराजगी बढ़ती गई और हम मुश्किल से बात करते थे। मैं उसे मैसेज भेजता था अपने दिन के बारे में कि मुझे उसकी याद आती है, मीम्स। लेकिन वो शायद ही जवाब देती या बस हाँ ठीक है, यहाँ भी वही हाँ हाँ लिखती। मैं बहुत चिंतित था और मैंने कपल थेरेपी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि मुझे ही थेरेपी की जरूरत है क्योंकि मुझे ही ट्रस्ट इश्यूज है। मैंने मान लिया। मैं अपनी शादी को ठीक करने के लिए इतना बेताब था कि मुझे लगा शायद सारी गलती मेरी ही है। तो अगले साल 2022 मैं थेरेपी गया लेकिन प्रिया का व्यवहार नहीं बदला। अब हम इंटीमेट भी नहीं थे। उसका कभी मूड नहीं होता था। मैंने उसके फोन में झांका लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैंने उसकी कार में दूसरा फोन ढूंढा, कुछ नहीं मिला। मैंने फिर उसका फोन चेक किया उसके मैप हिस्ट्री देखने के लिए। उसमें सिर्फ घर, ऑफिस, घर, जिम, घर दिख रहा था। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता वो बस कहती कि उसे लग रहा है कि वो 40 फेज से गुजर रही है। ये गुजर जाएगा। मेरे पास धोखे का कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं काम करता रहा और चिंता करता रहा। हम एक कॉन्डो में रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, एक बहुत खुशमिजाज आदमी जिसे मिस्टर पी कहते हैं, मुझे नमस्ते करता है। हम काफी बातें करते हैं। वो अपने कंधे को छू रहा था और उसने मुझे बताया कि कल उसे एक भारी सोफा उठाना पड़ा और आज उसे दर्द है। मैंने सहानुभूति जताई और उसने बम गिरा दिया।
शायद आप अपने मसाजिस्ट के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, कौन? उसने कहा, वो आदमी जो कल मिसेज प्रिया को मसाज देने आया था। मुझे इसे समझने में 1 सेकंड लगा। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास उसका वीडियो है? मुझे लगता है उसने देखा कि मैं पीला पड़ गया हूँ और जल्दी से दिखाने लगा। अंदाजा लगाओ कौन? सुरेश। बिल्कुल, वो कई बार मेरी वाइफ को मसाज देने आया है। मैंने उस दिन की छुट्टी ली और जांच शुरू कर दी। मैंने अपने एक कोवर्कर से उसकी कार ली और दोपहर में प्रिया का पीछा किया। उसने अपनी कार मॉल में पार्क की जहां जिम है, और वहां सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। वे हंस रहे थे और एक कपल की तरह व्यवहार कर रहे थे। किसेस, हग्स, और मैं लगभग रोने वाला था। वे कुछ ब्लॉक्स पैदल चले और एक रेसिडेंशियल एरिया में घुस गए। मैंने उन्हें फॉलो करने की कोशिश की, फोन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रखकर, लेकिन गार्ड ने मुझे रोक लिया और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने बस कहा, कितना अच्छा कपल है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उसने कहा, उसे लगता है कि वे नए शादीशुदा हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं बता सकता। मैंने प्रिया को कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। मैं मॉल में उसकी कार के पास गया और सोचा, ये जगह मैप में क्यों नहीं दिख रही। मैंने फिर कॉल किया और उसकी फोन की रिंग उसकी कार के अंदर से सुनाई दी। इसलिए मुझे ये भी पता चला कि प्रिया पिछले 8 महीनों से जिम गई ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि पिछली रात वो आखिरी दिन था जब मैं प्रिया के साथ एक ही बिस्तर पर सोया था। मैंने कार वापस की और घर गया और अपने माता पिता को फोन किया। सौभाग्य से मेरे पिताजी ने फोन उठाया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं रो रहा था और उन्होंने मुझे सांत्वना दी और कहा कि सबूत इकट्ठा करो। जाहिर है मेरी शादी खत्म हो चुकी है और मुझे जितना हो सके उतना सबूत चाहिए, जबकि वह अपने एक दोस्त से संपर्क करेंगे जो एक बेहतरीन डिवोर्स लॉयर है। प्रिया ने मुझे कॉल किया जब उसने 2 मिस्ड कॉल देखी। मैंने बस उसे कहा कि मैं पहले से घर पर हूँ और उसने कहा, मैं जिम से वापस आ रही हूँ। मेरा बट बहुत दर्द कर रहा है। हाँ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। जब उसने मुझे देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रोए? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं मानसिक रूप से संभला हुआ था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे फ्लू हो गया है, इसलिए मैं काम से जल्दी आ गया। मेरे पास मत आओ, यह कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मैं कल टेस्ट करवाऊंगा। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। उसने मान लिया। मैं चुपचाप रोया और एक पल भी नहीं सो पाया। लगभग आधी रात को मैंने उसे खिलखिलाते हुए सुना। मुझे लगा वो सुरेश को मैसेज कर रही है, लेकिन मुझे किसी दूसरे आदमी से बात करने का कोई सबूत नहीं मिला। फिर अचानक मुझे समझ आया, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मुझे यकीन है अफेयर पार्टनर उसकी किसी महिला कोवर्कर के नाम से छुपा हुआ है। सुबह जब प्रिया शॉवर में थी, मैंने उसका फोन लिया और अपने लैपटॉप में एक सेशन बना लिया और फोन वापस उसी जगह रख दिया। हम दोनों एक दूसरे के फोन अनलॉक कर सकते हैं। ये सेशन तब काम करता है जब फोन मेरे लैपटॉप के पास हो या उसी वाईफाई पर हो। फिर मैंने देखा, एक महिला के नाम के नीचे प्रोफाइल पिक्चर एक डंबल थी। मैंने चैट खोली और ज्यादातर बातचीत डिलीट थी। मुझे लगता है वे वर्क से जुड़े शब्दों को कोड की तरह इस्तेमाल करते थे। अगर मैं फोन चेक करूं तो, क्या तुम पेपर्स मेरे डेस्क पर डिलीवर कर सकते हो? मुझे पता है उसके पास ऑफिस में कोई डेस्क नहीं है। मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तुम कहाँ हो? उनमें से एक मैसेज में, बॉस अपने ऑफिस में है। उसे कुछ पता नहीं। प्रिया शॉवर से बाहर आई और मुझे देखा, तुम और बीमार लग रहे हो, क्यों ना अपने माता पिता के पास चले जाओ। मैंने इस आइडिया को मना कर दिया क्योंकि मैं सबूत इकट्ठा करना चाहता था। प्रिया के बाहर जाने के बाद मैंने अपने पिताजी से संपर्क किया और उन्होंने मुझे वकील का नाम और नंबर दिया। मैंने उसे कॉल किया और सब कुछ बताया। उसने कहा कि जो स्क्रीनशॉट मैंने अपने लैपटॉप से लिए हैं वे बेकार हैं, उनमें कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि उसमें अफेयर पार्टनर का नाम नहीं है और वह इतनी स्मार्ट थी कि बातचीत के ऐसे हिस्से छोड़ती थी जो काफी मासूम लगते हैं। मैं मॉल में उनकी फोटो ले सकता हूं, लेकिन वह कह सकती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मैं बिना अनुमति के रेसिडेंशियल एरिया में नहीं जा सकता क्योंकि इससे मैं और मुसीबत में पड़ सकता हूं। ऑफिस में मैं ज़ॉम्बी जैसा था, सोच रहा था कि सबूत कैसे जुटाऊं। मैं अपने घर में सीक्रेट कैमरे लगा सकता था, लेकिन सुरेश शायद ही मेरे घर आता है और प्रिया उन्हें ढूंढ सकती है जब तक मैं ही तस्वीर से बाहर हो जाऊं। मैंने प्रिया को मैसेज किया और कहा कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं अपने माता पिता के पास रहूंगा क्योंकि मुझे मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे यह आइडिया पसंद आया और उसने कहा कि वो मुझे मिस करेगी लेकिन रोज कॉल करेगी। जब मैंने कॉल काटा, मैंने अपने पिताजी और भाई को फोन किया। जब मैं घर पहुंचा तो उसने मेरे लिए पहले से ही सूटकेस पैक कर दिया था। वो मुझे भेजने के लिए कितनी उत्साहित थी। मैंने उससे कहा कि मैं अपना लैपटॉप ले लूं और फिर मैंने उसके मैसेज चेक किए। बॉस ऑफिस में नहीं होगा, मेरे डेस्क पर आना चाहोगे?
उसने यह मैसेज लगभग उसी समय भेजा था जब मैंने उसे बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छा, वो फंस गई। हमने डिनर नहीं किया, ना कोई किस, ना कोई हग। मैंने देखा वो 2 बार अपनी घड़ी देख रही थी। दरवाजे से मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें मिस करूंगा। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देगी, लेकिन वो मुझे मेरी कार तक छोड़ने आए और मैं चला गया। मेरे पिताजी और भाई बिल्डिंग के बाहर सुरेश के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आया। आधे घंटे बाद मैंने सोचा वो मुझे कार तक छोड़ने क्यों आए? बिल्कुल, क्योंकि सुरेश पहले से ही बिल्डिंग के अंदर था, शायद उसकी कार में इंतजार कर रहा था। इस समय उसका मसाजिस्ट आना बहुत शक वाली बात होती। मैं वापस आया, जल्दी से अपने घर पहुंचा और चुपचाप अंदर गया। मैंने बेडरूम से म्यूजिक की आवाज सुनी और कराहने की आवाज। दरवाजे के पास एक सोफा है, उस पर उसके और उसके कपड़े पड़े थे। मैंने अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए रखा और बेडरूम का दरवाजा खोला और वहां वो थी, मेरी वाइफ, मेरे जीवन का प्यार 11 सालों तक, चारों हाथ पैरों पर और उसके पीछे सुरेश। मैंने उनके चेहरों के अच्छे कुछ सेकंड रिकॉर्ड कर लिए जब उन्होंने मुझे दरवाजा खोलते हुए देखा। प्रिया चीखी और खुद को कंबल से ढक लिया। सुरेश तुरंत अल्फा मेल बनकर मेरे पास नंगा चलते हुए आया। मैंने उसका शॉट लिया जब वो मेरी वाइफ के साथ था। उसने मुझ पर आक्रामक तरीके से चिल्लाया, क्यों ना तुम बाहर घूमने चले जाओ बडी। मैंने उसके गले पर अपने हाथ से वार किया। मैंने यह मूवमेंट मेल गिब्सन की फिल्म रैंसम में देखा था। अगले ही सेकंड सुरेश खांस रहा था और सांस के लिए हौंफते हुए घुटनों पर था। मैंने चिल्लाया, मेरे घर से निकल जाओ, और उसे बाहर निकाल दिया। मैंने उसके कपड़े उसकी तरफ फेंके जब मेरे पिताजी, भाई और मिस्टर पी मेरे घर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ से संभाल लूंगा, और दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया अभी भी बेड पर थी, खुद को ढके हुए वो कांप रही थी। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई और ना ही पहुंचाऊंगा। कपड़े पहन लो, मैं लिविंग रूम में इंतजार करूंगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने वीडियो अपने वकील को भेजा और उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, लेकिन जैकपॉट। कुछ मिनट बाद प्रिया आई। वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मैंने बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा पति था? वो रोने लगी लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं खड़ा हुआ और टेबल पर हाथ मारा। कुछ तो बोलो प्रिया, धत। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली और फिर से कांपने लगी, जैसे कोई डरा हुआ पप्पी। मैंने उससे पहले कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मैं बैठ गया और शांत होकर बोला, मेरा वकील तुमसे डिवोर्स के लिए संपर्क करेगा। तुम भी एक वकील कर लो। वो आखिरकार बोली, हम इसे ठीक कर सकते हैं। क्या ठीक? हमारी शादी तभी खत्म हो गई थी जब सुरेश तस्वीर में आया और तुमने उसे मेरे ऊपर चुना। यह एक गलती थी। नहीं, ये गलती नहीं थी, यह एक चुनाव था। तुमने चुना और यह उसका नतीजा है। तुमने क्या सोचा था जब मुझे पता चलेगा? फिर से चुप्पी। अपनी बहन के पास जाओ और उसे सच बताओ, वरना मैं उसे वीडियो दिखा दूंगा। वो बेडरूम में गई और सामान पैक करने लगी। मैं उसके पीछे गया और देखता रहा। 2 दिन पहले से मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी वाइफ अब नहीं रही। जिस इंसान के साथ मैं रह रहा था वो मेरी वाइफ नहीं है। लेकिन उसे देखते हुए, अपने कपड़े सलीके से सूटकेस में रखते हुए, उसके वो ग्रेसफुल मूवमेंट्स और उसकी वो छोटी छोटी बातें जो मुझे उससे प्यार कराती थी, उसने मुझे तोड़ दिया। मैं गेस्ट रूम में गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने सुना जब उसने मुख्य दरवाजा बंद किया। उसने अपने कपड़े उठाए जो सोफे पर थे। उसने बेड ठीक किया जहां मैंने उन्हें पकड़ा था और मैं फर्श पर गिर पड़ा। काफी देर बाद मैंने अपने पिताजी को कॉल किया। उन्होंने बताया कि सुरेश केस करना चाहता था, लेकिन मिस्टर पी ने उसे बताया कि उसने एंट्री रजिस्टर में साइन नहीं किया था, इसलिए वो ट्रेसपासिंग कर रहा था। कॉन्डो उस पर केस कर सकता है, तो उसने बात छोड़ दी और चला गया। मेरा जिज्ञासु भाई दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा था और पिताजी उसे कान पकड़कर अपनी कार तक ले गए। मैं बहुत थक गया था। पिछले दिनों मैं ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मैं गेस्ट रूम में लगभग बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरे फोन में प्रिया के बहुत सारे मैसेज थे, माफी मांगते हुए और दूसरा मौका देने की गुजारिश करते हुए। मैंने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। मेरी साली ने मुझे कॉल किया। लगता है प्रिया ने उसे अभी तक नहीं बताया कि क्या हुआ, बस इतना कि हम दोनों लड़ रहे हैं। शायद अच्छा ही है कि मेरे ससुर जीवित नहीं है। प्रिया के व्यवहार को देखने के लिए वो सबसे छोटी थी और उनकी फेवरेट भी। सास को सीनाइल डिमेंशिया है। ये सब 1 हफ्ते पहले हुआ। अगले हफ्ते प्रिया को नोटिस सर्व किया जाएगा। अपडेट शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ। पहला,
मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे सलाह दी, मुझे बधाई दी या सिर्फ ये जताया कि उन्हें मेरी परवाह है। मैंने दूसरे पोस्ट में पढ़ा था कि जो सपोर्ट मिलता है वो दिमाग हिला देने वाला होता है, लेकिन पहली बार मैं इतने अजनबियों से इतना केयर महसूस कर रहा हूँ। दिल से धन्यवाद। दूसरा, जैसा आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी मेरी दूसरी भाषा है, इसलिए मैंने कुछ वाक्यों में गड़बड़ की और प्रीपोजिशंस भी कंफ्यूज कर दिए। उसके लिए माफी। और मैंने गलत कहा था, प्रिया सिट अप्स कर रही थी, वो स्क्वाट्स कर रही थी। तीसरा, जो लोग सोचते हैं कि मेरी कहानी फेक है, आप जो चाहे सोचने के हकदार हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी किसी की भविष्य में मदद करे जैसे दूसरों ने मेरी मदद की। चौथा, मैंने अफेयर पार्टनर को कैसे मारा। यह कोई फैंसी निंजा पंच नहीं था, बस गले पर एक वार था, और सच कहूं तो मैं किस्मत वाला था कि मैंने सुरेश के रिएक्ट करने से पहले वार कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसे फर्श पर खांसते हुए देखना अच्छा लगा। पांचवा, कुछ रीडर्स को एक पोस्ट मिला जो मैंने D-Day से 1 महीने पहले आस्क और आस्क रेडिट में किया था। वो पोस्ट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कम्युनिटी के नियम समझ नहीं आए थे, और अब वो महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक छोटा सा सार, प्रिया और मैं 10 साल से पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। 8वें साल में हमने अपने देश की सबसे महंगी और सफल रिप्रोडक्शन क्लिनिक में 3 मौके खरीदने के लिए पैसे जमा किए। तीनों असफल रहे। प्रिया ने तीसरे के दौरान अपना अफेयर शुरू किया। वही क्लिनिक था जहां मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, और मेरे परिवार के बीमारियों के इतिहास को जोड़कर उन्होंने मुझे डायबिटीज, गाउट, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक होने की संभावना बताए। मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। किसी ने कहा कि प्रिया ने जानबूझकर तीसरे प्रयास में एबॉर्शन किया क्योंकि वो अफेयर पार्टनर का बच्चा हो सकता था, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए नेचुरली कंसीव करना लगभग नामुमकिन है। एम्ब्रायोज इन विट्रो फर्टिलाइज किए गए थे और फिर सीधे उसके गर्भ में डाले गए थे। मैंने अपना सवाल फिर से पोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह आई और बोली, मैं अब बच्चे नहीं चाहती, तो मैंने वो बात वहीं छोड़ दी। मुझे पूरा यकीन है कि सुरेश का उसके इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। यह आगे के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अपडेट जारी रखते हैं। D-Day के बाद 12 दिन हो चुके हैं। तब से मैं क्या कर रहा हूँ? D-Day जोड़ 1, शुक्रवार। मेरी मिस्टर पी के साथ अच्छी बातचीत हुई। उसने कबूल किया कि उसने अपने कंधे के दर्द का नाटक किया था। वो सिर्फ मुझे सुरेश के बारे में चेतावनी देना चाहता था। उसने ये भी बताया कि एक बहुत टांग अड़ाने वाली पड़ोसी ने देखा जब मैंने सुरेश को नंगा अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाला। यकीनन 1 हफ्ते में पूरा कॉन्डो मेरी स्थिति जान जाएगा। मेरा भाई दरवाजे का लॉक बदलने में मदद करने आया। जब वो गया तो मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा और बहुत रोया। मैंने अपने ऑफिस में फोन करके छुट्टी मांगी। रात में मैंने अपने वकील से बात की। उसने कहा कि वो डिवोर्स पेपर्स बना रहा है। वो तब तक शुरू नहीं कर सकता था जब तक उसके पास सबूत नहीं था। तो मेरा डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होगा, जो इनकॉज डिवोर्स से आसान है, जो लंबा और काफी गंदा होता है। उसने मुझे ये भी कहा कि वीडियो शेयर न करूं। प्रिया को 2 हफ्तों में नोटिस दिया जाएगा। मेरी साली ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने उससे कहा कि प्रिया से पूछे कि हम क्यों डिवोर्स ले रहे हैं। D-Day जोड़ 2, शनिवार। मेरी साली आई और मैंने उसे वीडियो दिखाया। मैं उसे उसके घर छोड़ने गया और मैंने प्रिया की कार देखी। जब मैं घर वापस आया तो मैं फिर से टूट गया और रोया। D-Day जोड़ 3, रविवार। मैं अपने माता पिता से मिलने गया। मेरी माँ मेरे साथ रोई। वो सच में प्रिया से बहुत प्यार करती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे मेरे पैसे, प्रॉपर्टीज और बाकी चीजों के बारे में बात की। जब मैं घर लौटा तो मिस्टर पी ने बताया कि प्रिया और सुरेश आए थे। लगता है अब वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने वाले हैं क्योंकि अब सब सामने आ गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि वे अलग अलग समय पर आए। प्रिया सुबह आए। उसने अपनी कार पार्क की और देखा कि मेरी कार नहीं थी। उसने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाबी अब काम नहीं करती। फिर उसने मिस्टर पी से पूछा कि क्या उसे पता है मैं कहाँ गया हूँ। उसे नहीं पता था और उसने कहा, मिस्टर राहुल ने आपके लिए ये दिया है, मेरे वकील का कार्ड। उसने उसे रखा और चली गई। सुरेश दोपहर में आया और पहले प्रिया के बारे में पूछा। मिस्टर पी ने उसे बताया, मिसेज प्रिया जोर देकर मिसेज अब यहाँ नहीं रहती। फिर उसने मुझसे मिलने की बात की और मिस्टर पी ने कहा, मिस्टर राहुल बाहर है, पता नहीं कब लौटेंगे, और वो चला गया। लगता है दोनों अभी संपर्क में नहीं है। मैं प्रिया के बारे में पूछना चाहता था। क्या वो दुखी है? क्या वो ठीक दिख रही थी? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? लेकिन फिर मुझे D-Day याद आया और मैंने बस मिस्टर पी को धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा। जब मैं घर पहुंचा तो फिर बहुत रोया। D-Day जोड़ 4, सोमवार। मैं नहीं चाहता था, लेकिन आप सब चैंपियन से जो मैंने सीखा वो है जिम में जोर लगाना।
तो मैंने अपने ऑफिस के पास एक नया जिम ढूंढा और अच्छी एक्सरसाइज की। मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैं काम पर लौटा। घर पर इस बार मैं नहीं रोया और प्रिया की सारी तस्वीरें हटाना शुरू कर दिया। D-Day जोड़ 5 मंगलवार। मेरे वकील के साथ मीटिंग हुई ताकि मेरी संपत्ति की समीक्षा की जा सके। सौभाग्य से मेरे पिताजी ने प्रिया से प्रीनप साइन करवाया था, इसलिए वो शादी से पहले की मेरी किसी भी चीज को नहीं छू सकती। मुख्य रूप से मेरा घर, बाकी सब चीजें 50-50 में बंटेंगी और मैं उसके व्यभिचार के लिए मुआवजा भी ले सकता हूँ। मुआवजे के रूप में मैं एलिमनी नहीं दूंगा। मैं सारी चीजों के लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है और मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जब मैं घर से निकला तो मैंने फुसफुसाहट सुनी। मैंने सिर घुमाया और 2 पड़ोसियों को देखा जिन्होंने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। वे मेरे सामने से गुजरे और मुझे नमस्ते किया। मुझे पता था ऐसा होगा। उसके बाद मैं जिम और ऑफिस गया। ये पूरे हफ्ते चलता रहा, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जो कुछ मैं झेल रहा था उससे उबरना मुझे बेहतर महसूस हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अपना अनुभव साझा करूं। D-Day जोड़ 7 गुरुवार। मैंने लिखना शुरू किया। जिम जाने से पहले मैंने इसे पोस्ट किया। जब मैं काम पर था, मुझे हैरानी हुई कि कितने लोग मेरी कहानी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स का जवाब दिया। D-Day जोड़ 8 शुक्रवार। मैं सुबह भर कमेंट्स पढ़ रहा था और जवाब दे रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था। सराहना मिलना अच्छा लगता है। 2 कमेंट्स मेरे दिमाग में अटक गए जिनके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। एक, अफेयर पार्टनर को मेरे पुराने जिम में रिपोर्ट करना, और दूसरा, मेरा घर अब दूषित हो गया है, मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए जिम जाने से पहले मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स ढूंढे ताकि अपना घर बेच सकूं या किराए पर दे सकूं। अब मुझे यहाँ सहज महसूस नहीं होता। D-Day के बाद से मैं अपने बेडरूम में नहीं गया हूँ, मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। D-Day जोड़ 9 शनिवार। क्योंकि प्रिया आकर मुझे परेशान कर सकती थी, मैंने पूरा दिन बाहर बिताने का फैसला किया। वो आए भी, फिर वो मेरे माता पिता और भाई से मिलने गई। उन्होंने मुझे सिर्फ मैसेज किया, प्रिया आई थी। मैंने जवाब दिया, धन्यवाद, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। D-Day जोड़ 10 रविवार। मैंने पूरा दिन अपने माता पिता के साथ बिताया। हम शहर से 2 घंटे दूर एक कस्बे में गए और बहुत मजा किया। मुझे नहीं पता प्रिया आए या नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे घर बेचने के बजाय उसे किराए पर देने की सलाह दी। मैं सहमत हुआ और घर लौट आया। जब मैं घर पहुंचा तो मिस्टर पी ने बताया कि सुरेश दोपहर में आया था और फिर अकेला था। उसने मेरे बारे में पूछा, लेकिन मिस्टर पी ने कहा कि मैं बाहर हूँ और वो बिना कुछ कहे चला गया। D-Day जोड़ 11 सोमवार। कल सोमवार सुबह मैं अपने पुराने जिम गया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मुलाकात सुरेश से होगी। वो दोपहर में काम करता था, लेकिन वह मेरी वाइफ के साथ दोपहर में था, इसलिए मैंने सोचा शायद उसने अपनी शिफ्ट बदल ली हो। वो कहीं नहीं था। मैंने जिम के मालिक रोहित से बात करने के लिए कहा। जब मैं उसका इंतजार कर रहा था तो मेरी मुलाकात एक पुराने सफाई कर्मचारी से हुई जिससे मैं बात किया करता था। उसने मुझसे कहा कि मिस प्रिया को मेरा नमस्ते कहना। मुझे लगता है अब मेरी नई जिंदगी यही है कि मैं सबको बताऊं कि हम अलग हो चुके हैं। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। आखिरकार रोहित मुझसे मिला। मैंने उससे सुरेश के बारे में पूछा। उसने बताया कि सोमवार उसका छुट्टी का दिन है। उसने ज्यादा घंटे मांगे थे और अब वो मंगलवार से रविवार सुबह काम करता है। फिर मैंने अपनी आने की वजह बताई। उसने ध्यान से सुना जब तक मैं खत्म नहीं हुआ और आखिर में मैंने उसे वीडियो दिखाया। वो चुप रहा और सोचता रहा। उसने कहा, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। मैंने सोचा, अब क्या? रोहित ने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि टॉमी को बुलाओ, एक और कोच और सुरेश का दोस्त। उसकी बड़ी दाढ़ी है। रोहित ने उससे कहा कि वो मुझे सुरेश की गर्लफ्रेंड के बारे में बताए। तैयार हो जाओ, यह अच्छा है। टॉमी के अनुसार सुरेश प्रिया के लिए पूरी तरह पागल है और रोहित ने इसकी पुष्टि की। उसने बताया कि सुरेश के खिलाफ कई शिकायतें थी, खासकर महिला सदस्यों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो बदल गया है। कोई शिकायत नहीं और वो सभी सदस्यों के साथ बहुत प्रोफेशनल है। और टॉमी ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सुरेश प्रिया से शादी करने की कोशिश कर रहा है, उसे बच्चा देकर फंसाने के लिए। मैं इस जानकारी को समझ ही रहा था कि मुझे अपने सीने से कुछ उठता हुआ महसूस हुआ, जो गले तक आया और आखिरकार मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैं हंसने लगा। कसम से मैं पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे जोकर। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। रोहित और टॉमी बहुत हैरान थे। मैंने सोचा, ओ प्यारी किस्मत, धन्यवाद। जब मैं शांत हुआ लेकिन चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। टॉमी ने पूछा, क्या चल रहा है?
और रोहित ने समझाया, ये सुरेश की गर्लफ्रेंड का पति है। टॉमी ने चौंकने वाला चेहरा बनाया, ओह मैन, ये बुरा है, ये बहुत गड़बड़ है। टॉमी चला गया। बाकी कहानी अगले भाग में है। लाइक और सब्सक्राइब करें।